नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। क्या कोरोना की दूसरी लहर से भाजपा शासित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की छवि प्रभावित हुई है? जी हां, यह सवाल बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उठाया जा रहा है। इसी को लेकर संघ के बड़े पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठक की। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियां जी से। सर, कल शाम को आरएसएस के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा की। कहा जा रहा है कि जो कोविड के सेकेंड लेयर में जिस तरह से मामले आए हैं, मौतें हुई है, उसको लेकर बीजेपी और सरकार की छवि प्रभावित हुई है। क्या जानकारी है सर आपके पास? नहीं, देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। पहली वाली जो कोरोना की लहर थी और इस वाली लहर में बहुत फ़र्क था। पहले वाली में तो लोग इतने अनजान थे कि किस तरह से ये कोरोना है, क्या चीज़ है, इतना भी नुकसान भी हमारा नहीं होता जानों का। और तभी थाली बजी और लाइट्स जली और न जाने क्या क्या होता रहा, वो चल गया उसमें थाली में। लेकिन इस बार जो सेकंड लहर थी उसमें बहुत मौतें हो गई और इंतज़ाम के नाम पे कुछ नहीं था। लोग तड़प तड़प के मरे, परिवार के लोगों उसको इलाज नहीं दिला पाए। जाहिर है सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाना। भाजपा के कई मंत्रियों और विधायकों ने बाकायदा लेटर जारी किए। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने खुद अपनी सरकारों के कटघरे में खड़ा किया और इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए जिसमें सरकार को डायरेक्ट तौर पर लोग जो हैं उसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो सरकार पहले से तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत परेशान थी कि ये कोरोना की लहर जो चल रही है उसको नुकसान हो सकता है। सेकंड, जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, ये चुनावी साल इस तरीके से चल रहा है, तो हम चर्चा उत्तर प्रदेश की करेंगे। तो इसमें जो पंचायत चुनाव हुए उसमें जो ज़मीनी हकीकत आई उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिल गई। तो जो आपने बैठक का जिक्र किया, तो 2 दिन से इसकी बैठक वहाँ पे अलग अलग दिल्ली में चल रही थी। उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी हैं सुनील बंसल जी, उनकी लगातार पहले बैठक हुई। उन्होंने ज़मीनी तौर पे बड़े नेताओं को इसमें अवगत कराया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकार की घेराबंदी हुई और सरकार कई मोर्चों पर इलाज को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर असफल रही है, उसका नुकसान स्वाभाविक है, उसको दिखाई दे रहा है। और ज़मीनी तौर पे कहीं ना कहीं लोगों की ज़बान पर ये आ रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से इंतज़ाम नहीं किए और सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कोरोना बीमारी है इसको लेकर जितनी चिंतित सरकार और बीजेपी हुई है उसकी चिंता बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं इसका असर भी आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से प्रयागराज और पूर्वांचल के नदी के किनारों में शवों को दफनाया गया और बाकी दूसरे जिलों में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई और शवों को जलाने में परेशानी हुई है, सर इस सारी जो तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कितना मुश्किल हो सकता है? हाँ, देखिए, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि चुनाव तो रातों रात में ही पलट जाता है, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ये है कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, छोटी सी घटना भी बड़ी बन जाती है। और कोरोना तो बहुत बड़ी बीमारी थी, जिस तरह की इसमें लोगों ने अपने परिवारों की लाशों से उनको कंधा नहीं मिला, उनको इलाज नहीं मिला और जिस तरह से इलाज नहीं मिला, तो देखिए आप, इलाज जब नहीं मिलेगा तो फिर इंसान ये कहेगा हम क्यों वोट दें। सांसद, विधायक, मंत्री कोई घर से नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि कोई एक भी नहीं, संगठन का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत संगठन है, यहाँ कोई नहीं निकला। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, तमाम आप जगहों पे देख लीजिए, एक संगठन का व्यक्ति नहीं निकला, मंत्री नहीं निकले, विधायक नहीं निकले। तो जाहिर है लोगों को गुस्सा तो है ही। और अगर माननीय मुख्यमंत्री शायद नहीं निकल पाते तो जितना माहौल थोड़ा चेंज हुआ है, मैं समझता हूँ वो भी नहीं होता।
योगी जी ने जिस तरह दौरे दोबारा शुरू करे, वो घटनास्थल पर जाने लगे, उन्होंने विधायकों, सांसदों, प्रभारी मंत्रियों से कहा वो जिलों में जाएं, उसके बाद थोड़ा सा असर दिखा, लेकिन जो माहौल बनना था, जो मैसेज जाना था, वो जा चुका है। जी हाँ, जो मैसेज जाना था वो जा चुका है और बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। चुनाव में होने में मेरे ख्याल से 9 और 10 महीने। नहीं, हाँ बिल्कुल, तो जाहिर है फरवरी में चुनाव हो जाता है, तो ये तो मान लो यही 6 महीने मान लीजिए जो सही तरीके से 6 महीने है और बीजेपी को अभी से अपने चुनाव की चिंता सता रही है। अगर जैसे हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद पहल करके जिले जिले नहीं जाते और व्यवस्थाओं को खुद नहीं देखते तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती। बिल्कुल हो जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बहुत परेशान थे, लोगों ने चीखे मार मारे, कहा हमारा विधायक कहाँ, हमारा सांसद कहाँ है। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। संगठन के लोग, इतनी बड़ी संगठन के लोग हैं, कोई एक संगठन का व्यक्ति नहीं आया। जब मुख्यमंत्री खुद निकले, उन्होंने कहा कि नहीं सबको बाहर आना चाहिए, तब कहीं ना कहीं ये हुआ कि साहब की निजी अस्पतालों में जितना मोटा पैसा लिया गया उसकी जांच होना चाहिए। ये सब कुछ जब हुआ जब गेंद पॉलिसी निकल चुकी थी। ये बहुत गंभीर मामला है। और देखिए, लोग तो खुद चीखे मार के कह रहे थे हमारा सांसद क्या है। आप वोट लोगे, जब चुनाव का दौर आएगा तो आप घर घर जाओगे, आप पोलिंग बूथ पे कितने बस्ते लगा करते हैं। अरे आप अस्पतालों के बाहर आते, ऐसी बस्ते लगा के लोगों की समस्या सुनते, तो जाहिर है कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हमारे साथ खड़ा है। जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सीमित थी, हम मानते हैं, अस्पतालों में बेड जितने सीमित थे वो सीमित, लेकिन कम से कम कोई आंसू पोंछने वाला तो होता। आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आया, तो जाहिर है कि इसका फर्क तो पड़ेगा। आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं आया। कमोबेश यही स्थिति गाजियाबाद की भी रही। गाजियाबाद में भी लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत शिकायतें हैं। सर, गाजियाबाद में भी बहुत सारी शिकायतें, गाजियाबाद में भी बहुत बात नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे ज़िले से हैं, तो इसको लेके भी इश्यूज बने हैं। और जाहिर है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे ज़िले के हैं, तो हमारी उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी। वो फिर निकले बाहर, लेकिन देर से निकले वो भी, लेकिन उनके निकलने के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आया। एक विधायक जी थे हमारे, हैंगे, वो बहुत बोलते हैं, अपने लोनी के छोटे भाई हैं मेरे, वो नंदकिशोर गुर्जर जी। तो उनका ये रहता है कि वो अपनी सरकार को गठगड़े में खड़ा कर देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था इस बात का कि जो दवाइयाँ हैं, जो इंजेक्शन, उसकी कालाबाजारी हो रही है। तो उन्होंने एक आईना ज़रूर दिखाया था। बता दें कि आज लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सिलेंडर, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जांच की मांग की है। सर, लगता है कि नंदकिशोर गुर्जर कुछ पार्टी लीग से हट के कुछ काम कर रहे हैं ना? वो तो करते ही, उनका तो एक थोड़ा सी आदत है, वो पार्टी से हट के करते हैं, पार्टी को गठगड़े में खड़ा कर देते हैं। उनको कोई वो नहीं होता, उनकी कई चीज़ें ऐसी हमने देखी हैं। और जैसे बताया कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जाहिर है कि इससे उनकी याचिका से इस बात को लेकर ये संकेत हैं कि भाई ज़रूर है उनकी सरकार में कालाबाजारी हुई है। और जब मुख्यमंत्री आए थे गाजियाबाद, तो नंदकिशोर जी ने सबसे पहले अफसरों के बारे में कहा था कि जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नहीं उठाते। तो मुख्यमंत्री ने कहा था इस बात को लेकर के अधिकारियों से कि भाई जनप्रतिनिधियों को फ़ोन उठाना चाहिए, बट कुछ नहीं हुआ उसका। असल में कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। अभी देखिए, यहाँ के नोडल प्रभारी हैं, उन्होंने 2 अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट दी सरकार को कि वो कोविड के टाइम पे भी गैर हाजिर रहे, वो नेगेटिव होने के बाद भी नहीं आए। एक सीनियर IAS की रिपोर्ट्स के बाद भी कोई कार्रवाई किसी पे नहीं हुई है। तो ये तो सब कार्रवाई तो कागज़ों पे चलती रहती है। हो सकता है कि अगर नंदकिशोर जी ने कोई हाई कोर्ट में दाखिल की तो हो सकता है वहाँ से कोई राहत मिले। लेकिन सर, विपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जो आपदा है, वो विश्व स्तर की आपदा, इतने बड़ी आपदा में विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर इस आपदा का मुकाबला करना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है, इस समस्या का हल या इसमें सहयोग नहीं कर। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे मौके पे, चाहे जितने लोगों ने वोट दिया कम से कम उनके लिए खड़े हो जाते वो, लेकिन बिल्कुल नहीं, विपक्ष ज़ीरो है, कुछ भी नहीं कर पाया। चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हों, सोनिया जी हों, कोई भी हो, अखिलेश जी हों, मायावती जी का तो कोई बयान ही नहीं आता। वो तो खैर बाद में उन्होंने एक आध बयान जारी किया है। तो विपक्ष तो कहीं है ही नहीं हमारी।
विपक्ष का तो मतलब ही नहीं क्या विपक्ष होता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जो सरकार बनाती जा रही है, जब सामने जनता को लगेगा कोई विकल्प है तभी तो होगा ना, जब ना तो विपक्ष दिखाई देता है। अब आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी पहले वैक्सीन को लेके वो कर रहे थे, सरकार को उन्होंने ऑक्सीजन को लेके उन्होंने ऐसी ऑक्सीजन को लेकर करा कि लगा कि पूरे देश में कहीं कुछ है ही नहीं, दिल्ली का अलावा सब दिल्ली को ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की जब पूर्ति हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर उन्होंने टीका, अब उन्होंने फिर वैक्सीन, अब उन्होंने बिल्कुल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं सब सेंटर बंद कर रहा हूँ, युवाओं के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, सब सेंटर बंद कर रहे हैं। क्या तरीका है ये? एक असहाय मुख्यमंत्री, तुम्हें कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। अरे आप खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते भट्टाचार्य जी, आप जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। आप आगे ये कहते हैं कि मैं मजबूर हूं, कल से सेंटर बंद कर दिए जाएंगे, हम युवाओं के लिए कोशिश लगाएंगे। अरे भाई आप वैसे तो बहुत सी बातें करते हैं, अगर आपको जाते हैं तो आप सरकार को जाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, सरकार क्यों जाके दबाव बनाए ना, लेकिन कुछ नहीं, केवल और केवल राजनीति करते हैं वो भी। जी हाँ, इस विपत्ति के समय में विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। बात करते हैं कोरोना और वैक्सीन को लेकर। कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या उस अनुपात में नहीं घट रहे। सर, ये अच्छी खबर है कि कोरोना के जो मामले अब 2.5 लाख के करीब पहुंच गए, लेकिन मौतों की संख्या उस रफ्तार से नहीं घट रही जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के केस घट रहे हैं। देखिए भट्टाचार्य जी, आप आंकड़े कम कर सकते हैं, मामले कम कर सकते हैं, मौतें कैसे कम कर देंगे? मैंने आपसे कहा था कि आप देखना कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना जो है कम होने लगेगा। अब वही हाल हो रहा है कि 4 दिन से मीडिया में बार बार ये खबर आ रही है कि कोरोना की लहर कम हो गई है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत कहाँ ले जाएंगे आप? वो तो है ना, उसको तो नहीं छुपा सकते। ये बहुत बड़ी एक तरीके से योजना होती है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 2-4-10 दिन बाद कोरोना को बहुत कम कर दिया जाएगा। 31 मई के बाद देश में लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। जून में आपको फिर एक हरा भरा माहौल मिलेगा, चाहे वो कोरोना कितना बढ़ता रहे। मीडिया से कोरोना की कवरेज ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी का अनुमान है कि 31 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है। बहुत सारे व्यापारी, गाजियाबाद के बहुत सारे व्यापारी या उद्यमियों ने यह सरकार से उम्मीद जताई है कि 1 जून से कम 4 दिनों के लिए बाजार खोले जाए। सर, लोगों की मांग है कि अब 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाए, खासतौर पे व्यापारियों और उद्यमियों की। क्या कहेंगे सर? मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि अब चुनाव आने वाले हैं, अब लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, अब चुनाव की तैयारियाँ होंगी, क्योंकि 6ठा महीना चल रहा है, जून में शुरू हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएंगे, 6 महीने मात्र इस साल के रह जाएंगे, 6 महीने। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2022 में चुनाव है। ये 6 महीने पूरे चुनाव के माहौल में रहेंगे। कैसे तैयारियां होंगी, क्या होगी, कैसे मैनेज किया जाएगा, जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ कमज़ोर हुई है वो सरकार, आप देखना बहुत जल्दी बहुत अच्छी घोषणाएँ होने वाली हैं। किसानों के लिए घोषणाएँ होंगी, आंदोलन जो चल रहा है वो ख़त्म होगा और चुनाव लगेगा। कोरोना ख़त्म होगा, कागज़ों से, मीडिया से वह रहेगा तो मौतें भी होती रहेंगी, बट वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना रहेगा, लेकिन सिर्फ कागज़ों में, और उधर चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। आप लोग सभी लोगों ने, जो हमारे दर्शक हैं, सभी लोगों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से देखा, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक IAS अधिकारी एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। हम हमारे प्रधान संपादक से ये जानना चाहेंगे कि क्या सर एक IAS जैसे अधिकारियों का यह बर्ताव क्या शोभा देता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है। एक जिलाधिकारी और IAS अफसर अगर इस तरह की बातें करता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। और फिर जब ज़िले का कलेक्टर अगर इस तरह के काम करेगा तो जाहिर है किसके पास आप जाएंगे? ज़िला अधिकारी कहते हैं उसको, ज़िला अधिकारी, पूरा ज़िले का अधिकार होता है उसके पास। उसके बाद अगर ये छोटी ठेले वालों से लेके अगर ये हरकतें होती, मैं तो ये कह रहा हूँ कि काश उस ठेले पे शराब बिकती होती तो शायद पुलिस वाले उसकी रक्षा करते होते, शराब वाले ठेले वाले की। ये क्या कानून है? जहाँ शराब बिक रही है
भीड़ लग रही है, वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं है, ना डीएम का डंडा है, ना चाटा है, ना पुलिस का डंडा है। क्यों? मामूली एक इंसान, उस लड़के ने प्रेस्क्रिप्शन भी दिखाया था, सब्जी बेच रहा है, आप उसको मार रहे हैं, दवाई लेने जा रहा है आप उसको मार रहे हैं, मारने के बाद आपकी जब कार्रवाई होती है तो आप माफ़ी मांगते हैं। अरे क्या चीज़ है ये गलत है। अधिकारियों को अपने आप में चेंज करना चाहिए, फिर भी खासकर जिला अधिकारी। और अफसोस की बात तो ये है, देखिए इस पर कार्रवाई हो गई है, चाटा मारने वाला डीएम हटा दिए गए, जिनकी यहाँ लड़की मरी, 2-2 हत्या पूरा घटनाएं हुई, वो अधिकारी आज तक अपने जनपदों में तैनात हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें गलती रहती है, दोहरी नीति होती है। लेकिन एक आईएएस अधिकारी को या आईपीएस अधिकारी या बड़ा अधिकारी है, उससे उम्मीद नहीं करना चाहिए हमें कि वो इस तरह के काम करें। और जाहिर है कि वो ये करेंगे तो फिर हम शिकायत किससे करेंगे? फिर आप सिपाही या दरोगा या एसडीएम को करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जब घर का मुखिया, जिले का मुखिया ये काम करेगा तो नीचे वालों पे आप कैसे कुछ लगा पाओगे? गलत है ये। लेकिन सर अच्छी बात यह है कि आईएएस एसोसिएशन ने डीएम के इस बर्ताव को बेहद शर्मनाक बताया। हाँ बताया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शर्मनाक है, इसके अलावा तो उनके पास रास्ता नहीं था। लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं, आईएएस जो आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग उनका व्यवहार है। वो समझते हैं कि शायद हम सब कुछ हो गए, ऐसा नहीं था। हर एक पे कोई ना कोई तो बैठा हुआ है, और जिस तरह की हरकतें, इस तरह नहीं होना चाहिए। आईएएस तो देखिए सरकारी दामाद कहलाते हैं एक तरह से, बहुत उनका सम्मान है। इतना सम्मान आईएएस आईपीएस का होता, कुछ कहना बयान नहीं है। उनको अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी तो लोग उनसे इज्जत नहीं करेंगे। उनको सम्मान की, अपने सम्मान कायम रखना है। लोग बहुत भरोसा करते हैं, और वाकई में इसमें कोई दुराई नहीं है कि जिलों के कलेक्टरों की वजह, कलेक्टर ऐसे हैं जिनको लोग सर पे बिठाते हैं, और वो अपने दिन रात की परवाह किए बगैर लोगों के काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो पूरा शर्मसार होना पड़ता है। जी हाँ, शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि उसी जिले में आज उस ऐसी ही एक और घटना हो गई, जब एसडीएम, वहाँ की एक लेडी एसडीएम ने एक अन्य युवक को थप्पड़ जड़ दिया। सर ये कहा जा रहा है कि आईएएस जो देश के सबसे बड़ी परीक्षा पास करके वो होते हैं, उनमें अभी भी अंग्रेजियत जो मानसिकता है वो अभी भी है क्या? अंग्रेजी शासन के दौरान जो अधिकारियों की मानसिकता थी, अंग्रेजी शासकों के नहीं, वो तो खैर नहीं, देखिए इतना तो नहीं है, अंग्रेज़ों वाले जुल्म तो नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने तो बहुत जुल्म हम पे किए। हाँ, लेकिन उनका स्टाइल, उनका तरीका तो आप कह सकते हैं, लेकिन जुल्म उनकी तरह नहीं है। और ये कहीं ना कहीं 2-4 बानगी होगी, इस तरह की घटनाएं जो हो रही होंगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह सरकार अगर कार्रवाइयाँ करेगी तो शायद ऐसे अधिकारी जिनकी ऐसी मानसिकता भी होगी या ऐसी कोई चीज़ भी होगी, तो वो अपने आप को खुद इसमें बदलाव लाएंगे। जी हाँ, अगर ऐसी मानसिकता होगी तो सरकार भी इसमें बदलाव लाएंगे। तो आज चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी के साथ, कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य, आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।